हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। 1934 में इसको लाया गया था, बिफोर आवर इंडिपेंडेंस। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक स्टेप विच इज़ टेकन बाय आवर गवर्नमेंट कि किस तरह से हम एयरक्राफ्ट को रेगुलेट करेंगे। ओके, तो इसके फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एनी हाउ, सो यू आर गोइंग फॉर एविएशन इंडस्ट्री, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस एक्ट को बेसिस बनाकर किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स इवॉल्व हुए हैं। जब आपको बेसिक का ही आइडिया ना हो, तो अगर आप मैं दूसरा लेक्चर लेकर आऊँगा कि इसमें एरा एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और जो रिसेंटली इसको अमेंड किया गया था 2020 में, दैट इज़ एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 लाया गया था, जो पार्लियामेंट के द्वारा उसको पास भी कर दिया गया है। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो 1934 का जो एक्ट है उसको उन्होंने अमेंड कराया है, और कई सारे ऐसे फीचर्स लेकर आए हैं जो अभी जो दिस टाइम जो एविएशन इंडस्ट्री फेस कर रही है, उस इश्यूज़ को हम ओवरकम कर सके। बट इन ऑर्डर टू रिमेंबर दैट वन, आपको एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको इसके फीचर्स, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में एक ग्लैंस में आपको बता दूंगा। एक छोटा सा वीडियो रहेगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से एक्ट डेवलप हुआ है, और उसके बाद किस तरह से इस एक्ट का एवोल्यूशन हुआ है। मतलब इसके ऊपर, इसको बेसिस बनाकर क्या क्या इन्होंने स्टेप्स लिए गए थे हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओके, तो लेट्स मूव ऑन दोस्तों। तो जैसे मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं कि अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना है तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, और हमारे एजुकेटर्स ने ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ा रखा है। एंड इसमें हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है दोस्तों, कि अगर आपको रियल टाइम में आपके मैथ्स डाउट को सॉल्व करना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लीजिए आप। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी किया था एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए, वहाँ पे भी आपको मैथ्स सब्जेक्ट मिलेगा, राइट। ये तो बेसिक्स हो गया है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, फ्रॉम एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक आपको मैथ्स में देखने को मिलेगा। कोई भी डाउट रही है तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए। हमारे मैथ्स एक्सपर्ट एजुकेटर के द्वारा आपको फेस टू फेस सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, और आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा कि इस सब्जेक्ट में आप अपने स्किल्स को किस तरह से एनहांस कर सकते हैं। तो आज ही जाइए, विजिट कीजिए, अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट के स्किल्स को बढ़ाइए। तो लेट्स मूव ऑन, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। तो पहली बात जो है, इन्होंने डेफिनेशन क्लियर कर दिया गया है दोस्तों। ओके, सो इसी डेफिनेशन को आज भी कई सारे एक्ट्स फॉलो करते हैं। सो देर इज़ नो चेंज इन एनी डेफिनेशन ऑफ एयरक्राफ्ट्स, चाहे वो एयरक्राफ्ट जो इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है 2019 में इसको लाया गया था, उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है, और 2020 में इसी एक्ट को अमेंड किया गया है, बट देर इज़ नो चेंज इन द डेफिनेशन। ओके, तो पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो एयरक्राफ्ट होता क्या है। तो इन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है, एयरक्राफ्ट एक मशीन है, एक मैकेनिकल मशीन है। ओके, जहाँ पे कई सारे इंजन, कई सारे जो है मैकेनिज्म फिट किए गए हैं, जिसकी मदद से वो एटमॉस्फेयर से अपने सपोर्ट को डिराइव करती है। तो अगर आपने एयरक्राफ्ट को देखा होगा, हाउ दे विल क्रिएट द थ्रस्ट, जब एयरक्राफ्ट पुश बैक होती है तो आपने जिस तरह से मशीन पुश करती है एयरक्राफ्ट को, देन दे विल ऑन ऑल द इंजन्स। ओके, दे विल यूज द एटमॉस्फेरिक एयर टू क्रिएट द थ्रस्ट। ओके, थ्रस्ट बोल के एक मैकेनिज्म होता है, अगर आपने फिजिक्स में देखा होगा किस तरह से थ्रस्ट को क्रिएट किया जाए, उसकी मदद से वो दे विल मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज अ बेसिक मैकेनिज्म, इन डिटेल आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो कोई भी मशीन है जो अपने एटमॉस्फेयर के एयर को रिएक्ट करके, उसको यूज़ करके आगे बढ़ती है। और जैसे जैसे कि आप ले लीजिए, बेलून्स हो गया और पैराशूट्स हो गए, राइट। एयर बेलून्स आपने देखा होगा कई सारे मूवीज़ में, वो भी एक टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट ही है। ओके, एयरशिप्स हो गए, काइट्स हो गए। काइट बेसिकली दे विल ऑल्सो यूज द एटमॉस्फेरिक एयर ओनली, राइट। किस तरह से आप पतंग उड़ा रहे हैं, जहाँ पे हवा होगी उसी तरह फ्लो किया जाएगा। फ्लाइंग मशीन्स हो गया, ग्लाइडर्स हो गया। इन डिटेल मैं आपको पढ़ाऊंगा एयरक्राफ्ट कैटेगरीज क्या क्या होते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं वीडियोस लेकर आऊँगा, उसमें कई सारे ऐसे मशीन्स हैं। बट एनी हाउ, इस एक्ट के तहत इस सारे चीज़ों को इन्होंने एयरक्राफ्ट बोल के डिक्लेयर कर दिया है। ओके, एंड नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट एरोड्रम। So don't confuse between the aerodrome and terminal, okay, और एयरपोर्ट। सो एरोड्रम इज वेरी डिफरेंट। इन्होंने इसीलिए इसको डिफाइन किया है कि एक लिमिटेड ग्राउंड और वाटर एरिया है, जहाँ पे कई सारे ऐसे अराइवल और डिपार्चर एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। उसमें आपको एटीसी टावर भी आता है, उसमें रनवे भी आता है, उसमें आपको एप्रॉन भी आता है, राइट।
एंड उसमें आपको कई सारे ऐसे छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड किए गए हैं। स्टोरेज हो गया, कार्गो स्टोरेज, और टर्मिनल भी आपको एरोड्रम में भी आता है। ओके, टर्मिनल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एरोड्रम। सो दिस आर द फ्यू बेसिक थिंग्स जो इन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है, व्हाट इज एयरक्राफ्ट एंड व्हाट इज एरोड्रम। हमने एविएशन रिलेटेड टर्म्स में आपको डिटेल भी समझा दिया विद फिगर्स ऑल्सो, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तरह से पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने डिफाइन किया है, और सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज क्या है, और सेंटर का रोल क्या है। ओके, और कंपेंसेशंस भी इन्होंने मेंशन किए, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात जो है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये है कि गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम अपने ऑफिशियल गजेट के द्वारा जितने भी पॉलिसीज हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, वो चेंज करती रहेगी। ओके, रिलेटेड टू सिक्योरिटी, रिलेटेड टू सेफ्टी। क्योंकि क्या हुआ था, 1944 का डेट आपको याद है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरेबल डे इन अवर हिस्ट्री, क्योंकि उसी के बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गई थी 1945 में। और उसके बाद क्या, एक कन्वेंशन चला था दोस्तों चिकागो में, उसको हम चिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं। तो वहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये डिसाइड किया है क्या, क्योंकि क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयरक्राफ्ट तो डेवलप हो चुके थे और इसका कई सारा मिसयूज़ हुआ था इस वॉर के तहत। तो इस सारे चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कन्वेंशन बनाया गया चिकागो में, और उन्होंने डिसाइड किया कि ग्लोबली हम प्रॉपर गाइडलाइंस को इशू करेंगे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कितने भी कंट्रीज हो, आपको इस रूल को फॉलो करने हैं तो करने ही पड़ेंगे। और टाइम टू टाइम हम आपको नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे ऑफिशियल गैजेट से, और उसको भी आप इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इन डिटेल डोमेस्टिक लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पावर है। किसी एयरक्राफ्ट को लाइसेंस देना है, या न्यू ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को इस्टेब्लिश करना है, या फिर कोई एयरक्राफ्ट को डिटेन करना है, ये सारा कुछ आपको इंटरनली किया जाएगा। बट एनी हाउ ग्लोबल थोड़े स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो जारी किए जाएंगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन के द्वारा। तो इसी के तहत 1944 में भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रिलेटेड बोल के मैंने एक लेक्चर बनाया है, पार्ट 1। तो उसमें हमें डिस्कस करें कि कई सारे इंटरनेशनल, जैसे ICAO हो गया, IATA हो गया, तो सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो ICAO का जो फॉर्मेशन था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका फॉर्मेशन आपको 1944 में ही किया गया था दोस्तों, ऑन द 7 दिसंबर। ठीक, तो टाइम टू टाइम ये गजेट इशू करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है प्रॉपरली अपडेट किया जाएगा। ओके, हाउ टू वी हैव टू टैकल विद द न्यू इश्यूज। ओके, तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट अबाउट सेफ्टी रिलेटेड। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इनके पास जो है पहले पावर था दोस्तों कि सेफ्टी भी ये रेगुलेट करे और सिक्योरिटी भी ये भी रेगुलेट करे। सो बीकास जो है बाद में इसको डेवलप किया गया था, बिकॉज इज़ अ पार्ट ऑफ DGCA ओनली। उसके बाद इसको अलग करके 2006 में आई थिंक इसको अलग करके, और अभी तो रिसेंटली जो बिल लाई गई थी 2020 में, इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दे दिया गया है, दोनों अलग अलग करके। बट एनी हाउ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ओवरसाइट फंक्शन सारा कुछ आपको DGCA देख रहा था उस ज़माने में। ओके, सो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ भी कई सारे ऐसे सेफ्टी और सिक्योरिटी फंक्शंस को लेकर आएगी, और कई सारे एक्ट में भी चेंजेस करेगी। ये इन्होंने कहा था उस वक्त कि हम किस तरह से ICAO के जो कन्वेंशन मेंबर्स थे, उन्होंने अगर चेंज किया तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक आपको चेंज होगा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट सेफ्टी ओवरसाइट फंक्शन। बस आप इतना याद कर लीजिए कि ताकि जब आप ये एक्ट को देखेंगे ना, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल जो लाई गई थी 2020 में, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। ओके, तो सेफ्टी ओवरसाइट फंक्शन इज ऑल्सो रेगुलेटेड एंड हैंडल बाय DGCA ओनली। और सेंटर का जो रोल क्या था कि कई सारे इन्वेस्टिगेशन जो करने पड़ते हैं, अगर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो जाए, चाहे एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाए या फिर रनवे में स्लिप होकर जो क्रैश हो जाए, तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन जो है एक कमिटी बनाई दी गई थी दोस्तों। अभी तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक सेपरेट बॉडी है, सेपरेट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन ही बनाया गया है। बट एट दैट टाइम दे विल फॉर्म जस्ट एक टेम्पररी कमिटी, जिसका मेन मकसद यही होता है कि प्रॉपर जो एयरक्राफ्ट जो एक्सीडेंट हो जाती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, लैटर दे विल डिसॉल्व, उसके बाद उनका कोई रोल नहीं होता है। बट नाउ एक प्रॉपर बॉडी बनाई गई है जो टाइम टू टाइम उस पर काम करती रहेगी, और टाइम टू टाइम अपने गाइडलाइंस को भी लेकर आती रहेगी कि आप इस तरह से अगर फॉलो करेंगे देन यू विल अवॉइड द एक्सीडेंट। एक ब्यूरो ही है सेपरेट। बट ऑन द टाइम एट द 1934 देयर इज नो सच काइंड ऑफ ब्यूरो, बिकॉज 2011 में ही आई थिंक इसको इस्टेब्लिश किया गया था, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बोल के। आफ्टर सम इंसिडेंट्स के बाद एक ऐसी प्रॉपर बॉडी नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ इट हैज़ गिवन द स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑल्सो, दैट इज डिफरेंट पार्ट। ओके,
बट इन प्रीवियस देर इज ओनली टेम्पररी कमिटी। और इनका मकसद यही था कोई भी एयरक्राफ्ट हो जो इंडिया में अगर क्रैश हो जाए, या फिर कोई एयरक्राफ्ट इंडिया की रजिस्टर्ड हो, नॉट फॉर फॉरेन एयरक्राफ्ट, रिमेंबर वन थिंग, जो इंडिया में रजिस्टर हो, कहीं दूसरे कंट्री में जाकर लैंडिंग के टाइम पे कोई जो है क्रैश हो जाए और ऑन एयर दे विल क्रैश, इन सारे दो एयरक्राफ्ट को दे विल इन्वेस्टिगेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज नथिंग बट द एयरक्राफ्ट विच इज गोइंग टू क्रैश इन एंड ओवर इंडिया, एंड द एयरक्राफ्ट विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया बट क्रैश अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया को छोड़कर कोई दूसरी कंट्रीज में या कोई समंदर में दे क्रैश हो जाए, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट इस कमेटी के द्वारा किया जा रहा था। बट एनी हाउ दे कम अप विद द न्यू बॉडी। ओके, नेक्स्ट डिटेन की अगर बात करें हम, तो डिटेन इन द सेंस लाइसेंसेस को कैंसिल करना, या कोई ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, तो दे विल डैमेज, दे विल कॉज डेंजर टू एनी पर्सन। अगर आपको इसी तरह दे फ्लाई कंटिन्यू करें आप, तो जो पैसेंजर्स हैं उनके जान का खतरा है, पायलट्स की जान का खतरा है, और जहाँ पे वो क्रैश होती है वहाँ पे जो आसपास लोग रहते हैं ना, तो उन लोगों को भी डेंजर में डालते हैं लोग। तो सारे एयरक्राफ्ट्स को डिटेन करने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इनको पावर्स दिए गए हैं। ओके, तो क्या होता है, टाइम टू टाइम दे विल कम अप विद सम नोटिफिकेशन, टाइम टू टाइम दे विल इंस्पेक्ट द एयरक्राफ्ट्स कि किस तरह से इनके प्रॉपर मेंटेनेंस हो रही है, क्योंकि हर एयरक्राफ्ट की आपको एक एक्सपायरी टाइम रहता है, राइट। उनकी जो लाइफ मेंटेनेंस टाइम रहता है वो रिड्यूस हो जाता है अप टू 20 ईयर्स 15 ईयर्स इस तरह से। So they will also, because they will cause involving the danger to other persons also on land, on air also, and कई सारे प्रॉपर्टीज भी ये लोग डैमेज कर देते हैं। okay? तो इन सारे चीज़ों के लिए किस तरह से डिटेन किया जाए, किस तरह से डिटेंशन रूल होगा, और कब तक इनकी जो लाइफ टाइम पीरियड रहेगी, लाइफ टाइम इन द सेंस इसके बाद आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो ये सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी। ओके, तो नेक्स्ट कंपेंसेशन की बात करें, तो अगर कोई भी एयरक्राफ्ट की वजह से या फिर कोई एयरलाइंस की वजह से जो कोई प्रॉपर्टी डैमेज होती है या फिर किसी की जान चले जाती है, तो दे विल प्रोवाइड द कंपेंसेशन टू द पर्टिकुलर फैमिली और पर्टिकुलर एरिया, ओके, एंड पर्टिकुलर पर्सन। तो इसके तहत क्या होता है, देखिए, जब कभी भी कंपेंसेशन देने का समय आता है, तो पहले दो आर्बिटर्स को लाया जाता है, यानी एयरलाइंस की तरफ से एक आर्बिटर होगा और हमारे जो लॉस हुआ है उसके तरफ से एक आर्बिटर होगा, लॉयर आप समझ लीजिए। सो दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होगा। ओके, तो इतना सा नुकसान हुआ है, प्रॉपर स्टडी की जाएगी, भाई इतना नुकसान हुआ है, आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा एज ए कंपेंसेशन टू द फैमिली। सपोज आप एक्सीडेंटली ले लीजिए आप, ओके, ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो क्या होता है, एज पर अग्रीमेंट दे विल पे द मनी, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंड, एक कोई प्रॉपर अग्रीमेंट नहीं होता है, कि समटाइम्स क्या होता है, जो रिसीविंग पार्टी होती है वो सेटिस्फाई नहीं होती है कि इतना कम कंपेंसेशन आप दे रहे हैं, इतने प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, और जो गिविंग पार्टी होती है, जो एयरलाइंस ले लीजिए आप या फिर कोई भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ले लीजिए, जो कंपेंसेशन देने वाली होती है, दे विल ऑल्सो नॉट अग्री ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन। बट उस वक्त क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक आर्बिटर के जैसा अपॉइंट करती है दोस्तों। ओके, एंड दे विल ही मस्ट बी द क्वालिफाइड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, तो उनके द्वारा इनको जजमेंट दिया जाता है। सो ये सारे जो पार्ट्स थे, गाइडलाइंस थे, इस एक्ट के तहत इन्होंने प्रोवाइड किए। और नेक्स्ट पेनाल्टी की बात करें, कंपेंसेशन इज डिफरेंट फ्रॉम पेनाल्टी, डोंट कंफ्यूज विद द कंपेंसेशन। ओके, कंपेंसेशन जो है अगर किसी की प्रॉपर्टी को लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, तब पे किया जाता है। पेनाल्टी इन द सेंस एक पनिशमेंट आप समझ लीजिए, आप जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स लाए गए थे आप उसको वायलेट कर रहे हैं, कोई एयरलाइंस वायलेट कर रही है या कोई पर्सन उसको वायलेट कर रहा है, तब उसको पेनाल्टी लगेगी। ओके, ये सज़ा है दोस्तों। कंपेंसेशन इन द सेंस ये लोग देते हैं पैसे, यहाँ पे हम लोगों को देना पड़ता है जिसके ऊपर सज़ा लगी होती है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि कोई भी अगर एयरक्राफ्ट की वजह से जो बिना किसी परमिशन के वो फ्लाई कर रहा है, या फिर उसकी वजह से जो है पुरानी एयरक्राफ्ट्स को दे आर रिन्यूइंग और गवर्नमेंट के सामने झूठी रिपोर्ट रखकर दे आर यूटिलाइजिंग दैट एयरक्राफ्ट्स, एंड इट विल कॉज टू द डेंजर टू पर्सन ऑन द फ्लाइट, एंड प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी डेंजर में आ गई लैंड ऑन वाटर की, तो वहाँ पे भी इनको पनिश किया जाता है। इसमें पनिशमेंट आपको 2 साल की रहेगी, एंड मनी हैज़ टू बी पे अबाउट 10 lakhs। नाउ दिस बिल हैज़ बिन, जो 2020 में लाया गया था, इट हैज़ बिन इंक्रीज फ्रॉम 10 lakhs to 1 crore rupees also। okay, so can you imagine the range of punishment they have increased because such type of incidents are going on। नेग्लिजेंस की वजह से जो है, आप सपोज एक नॉर्मल फ्लाइट ले लीजिए, तो 180 पैसेंजर्स दे विल हैव, दे विल क्या बोलते हो, इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ द 180 पैसेंजर फ्लाइट। ओके, सो इन सारे चीज़ों के लिए रोकने के लिए दे हैव इंक्रीज फाइन नाउ 10 lakhs to 1 crore। आगे मैं लेक्चर लेकर आऊँगा, तब आपको समझ में आ जाएगा एयरक्राफ्ट बिल के बारे में। ओके, तो इन्होंने सेक्शन 5A इस एक्ट के तहत मेंशन क्लियरली कर दिया गया है कि अगर आप इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी पनिशमेंट जो 3 साल तक भी कर दी जाएगी। ओके,
सो दिस आर द फ्यू टर्म्स एंड स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स, आप जो भी कहें एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का। तब तक आप इसको समझेंगे ना तो तब तक आपको जो है नेक्स्ट जो बिल्स में आएंगे उसमें आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी। सो इवन दो इट्स अ स्मॉल लेक्चर, इवन दो इसमें उतना याद करने का कोई पॉइंट्स नहीं है, बट एनी हाउ आप बस बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आगे चलकर जो भी इन फ्यूचर 2021 2022 में अगर कोई नोटिफिकेशन लेकर आए या फिर कोई भी चेंजेस करें ये लोग, ताकि आपको पता चले हाँ भाई इस तरह से पहले हुआ करता था, अभी इन्होंने इस तरह से चेंज कर दिया गया। तो दिस इज अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।